नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मछली और मगरमच्छों के बारे में। दरअसल भोपाल में भाजपा के या जनसंघ के एक मशहूर नेता हुआ करते थे, शरीफ भाई मछली। दरअसल वो मछली का काम करते थे। उनका व्यवसाय था मत्स्य पालन नहीं बल्कि मछलियों को पकड़ने का। अलग बात है कि उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे मछली से मगरमच्छ बने और अब उनको सरकार या पुलिस पकड़ रही है। आज हमारी चर्चा का विषय भी ये भी है कि मछली तो पकड़ ली आपने, लेकिन उन मगरमच्छों का क्या होगा जिस वजह से ये मछली मगरमच्छ बनी थी। आज इसी पर विस्तार से बात। और उसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये जो मछली परिवार के लोग पकड़े जा रहे हैं, उस परिवार की 100 करोड़ की संपत्ति को ढहा दिया है पिछले, अगर हम 15-20 दिनों की बात करें, प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई में। इसमें सबसे मुख्य भूमिका है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की अनुमति, सहमति और निर्देश के बिना संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि शरीफ मछली का परिवार कोई राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो, उसका राजनीति में दखल है, तभी तक तो वो यहाँ तक पहुँचा। और इसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई होना बताता है कि सरकार तो सख्त है, लेकिन जड़ पर जब तक आक्रमण नहीं होगा तब तक ये मछलियाँ मगरमच्छ बनती रहेंगी। आज हम चर्चा करेंगे कि एक दिन में ये मछली मगरमच्छ नहीं बनी, बल्कि कई सालों में अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जे किए थे तो पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर क्या कर रहे थे। अगर नगर निगम की ज़मीन पर कब्जे किए थे तो फिर नगर निगम का पूरा महकमा होता है, उसका भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर है, और उससे लेकर सिटी प्लानर तक। आखिर ये सब क्या कर रहे थे। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो कई मछलियाँ शरीफ मछली बदमाश मगरमच्छ बनेंगी। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि जड़ पर प्रहार हो। रावण तब मरा था जब उसकी नाभि पर अमृत कुंड को भगवान राम ने धनुष बाण मारकर उसको सुखा दिया था। इनका अमृत कुंड भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट व्यवस्था है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी को जोड़ने की वजह यह भी है क्योंकि इसका सारा मामला अंतर्राष्ट्रीय है। ये जो शरीफ का कुनबा है, इसके संपर्क विदेशों तक है। दुबई में सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ ड्रग का मामला, ड्रग स्मगलिंग, जिसका मामला पाकिस्तान से भी है, अफगानिस्तान से भी है और दूर दराज के जो मुल्क हैं उनसे भी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली राजधानी से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बीमारी है मछलियों के मगरमच्छ बनने की, ये अकेले भोपाल की नहीं है। दिल्ली भी ऐसे कई मछली मगरमच्छों से रोज़ मेरे ख्याल से उनका वास्ता पड़ता, क्योंकि वहाँ तो देश भर की मछलियाँ पहुँचकर मगरमच्छ बनती हैं। तो इसलिए भी आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली में सरकार कैसे निपटती है इस पूरे मामले में। सबसे खास बात ये भी है कि देश भर में अगर कहीं मगरमच्छ हुआ करते थे इस तरह के, वो था उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की, उससे सारी मछलियाँ और मगरमच्छ सकते में, कई तो खुद ही गले में एक तरह से तख्ती बांध के घूमते थे कि हमको आप जेल के भीतर डालो क्योंकि बाहर हम खतरे में हैं, जिनसे लोगों को खतरा हुआ करता था। तो राठी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। ये जो सारा मामला है, ये इस बात का तो है कि किस तरह से इन मछलियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ये मछलियाँ नहीं हैं, ये तो इनोसेंट हैं। इनको आपने पनपने दिया, इनको माल खिलाया, फिर इनसे माल खाया और फिर ये मगरमच्छ बन गई। हमारे साथ हमारे शुएब खान भी जुड़ेंगे जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे जैसी संपर्क होगा उनको जोड़ेंगे हम फोन लाइन पे हमारे साथ। पहले आपकी बात राठी जी। देखिए, ऐसा है कि सरकार भी पब्लिक के परसेप्शन से चलना पसंद करने लगी आजकल। इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस इन्फ्लुएंस के ज़माने में सरकार भी जो चलना चाहती है देश की, वो पब्लिक परसेप्शन से चाहती हैं। जैसा कि है कि जैसे ही वहाँ भवन टूटा तो लोग तिरंगा लेके भी काफ़ी जयकारे लगाए और ये सब हुआ, तो पब्लिक बड़ी खुश हुई जी कि वहाँ पर ऐसा भवन टूटा। ठीक है, सरकार ने इस मामले में 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीए और सब जगह की घटनाओं के बाद संज्ञान लेकर एक काफ़ी डिटेल्ड 95 पेज का ऑर्डर पास किया था और कुछ 15 बिंदुओं पे जांच कर उसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित कराने आदेशित भी किया था। सरकार ने बिल्कुल फॉलो किया होगा, मेरा कोई प्रश्न उस पर है भी नहीं।
क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और सरकार को पालन करना ही है, सरकार ने पूरा पालन किया होगा। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ दो चीज से उठता है कि इतना बड़ा भवन, जैसा आपके वीडियो में आप लोग दिखा भी रहे हैं, एक भव्य सा बहुत बड़ा सा 3 मंजिल 4 मंजिल भवन दिख रहा है। हम अगर अपने घर में, एक आम आदमी अपने घर में 2 कमरे ज्यादा बना ले, 1 कमरा ज्यादा बना ले, छज्जा ज्यादा निकाल ले, तो नगर निगम का इंजीनियर तुरंत वहां मौके पे पहुंच जाता है कि साहब ये आपका ज्यादा बन गया, उसकी आप कंपाउंडिंग कराओ या तोड़ो या नोटिस देता है। तो क्या इतना बड़ा भवन जो दिख रहा है वीडियो में सामने स्पष्ट, इतना बड़ा भवन, वो भी शासकीय जमीन पे, मतलब निजी जमीन पे बन गया अलग बात थी, शासकीय जमीन पे अगर बन गया है, भाई आज तोड़ने से यह सिद्ध तो हो गया कि वो शासकीय जमीन पे बिना अनुमति और अतिक्रमण करके बना है। तो उस दिन नगर निगम का महकमा, राजस्व विभाग का महकमा, ये सारे महकमे के अफसर कहां थे? और आज के इस डिजिटल युग में बड़ा आसान है, अब कहेंगे कि साहब बिल्डिंग कब बन गई थी, अरे तो गूगल अर्थ पे आप जाइए, अभी दिख जाएगा, पब्लिक डोमेन पे है, आप ढूंढेंगे तो पता लग जाएगा बिल्डिंग कौन से सन में बनी। उस सन में आपको उस क्षेत्र के प्रभारी इंजीनियर कौन थे, सिटी प्लानर कौन था, प्रभारी नायब तहसीलदार कौन थे, किसके अधिकार क्षेत्र में पटवारी कौन था, सारी सूची मिल जाएगी। उस सूची के आधार पर जब तक ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, इस कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन ऐसे अधिकारियों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी घटनाएं आम होंगी। ऐसी घटनाएं शहर में बहुत जगह हो रही हैं, कभी एनजीटी के ऑर्डर से टूट रही है, कभी आप ये तो ठीक है उसने व्यक्तिगत उपयोग किया, भोपाल का कलियासोत नदी का मामला लीजिए, वहां पर बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी और लोगों को बेच दिया। बिल्कुल, बेचने के बाद एनजीटी का ऑर्डर आया कि साहब नदी से 33 मीटर तक कोई निर्माण की अनुमति नहीं है, अगर है तो तोड़ दिया जाए। पता चला 200-400-500 लोगों की सूची बन गई सब तोड़ने की। अब वो इसलिए बन गई क्योंकि वो तो एक्चुअल यूजर था और उसे बैंक लोन मिला, अब सारी परमिशन मिली। राठी जी और भी कहानी है, लोगों ने तो तालाब को मलबे से भरकर उसकी दूरी बढ़ा दी और किनारे मकान बना लिए। तो ये बहुत सारे किस्से इसके हमने खबरें भी छापी थी, सब चूंकि पूरे कुएं में भाग घुली हुई है। तो वो अधिकारी वर्ग जब तक इसमें लापरवाही दिखती है, तो अगर जैसा बुलडोजर इस भवन पे चला वैसा उस अधिकारी वर्ग पे जब चलेगा, तो मुझे लगता है कि तत्काल इतना बढ़िया कार्रवाई होगी कि ऐसा बनाने के पहले आदमी 4 बार सोचेगा। ठीक, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर शोएब भी जुड़ गए हैं। शोएब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। दरअसल इस पूरे मामले को आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं और बहुत सारी क्राइम की खबरों को आपने एक तरह से उजागर भी किया है। क्या देखते हैं ये जो सारा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, तो सबको पता है मामला बड़ा है, इसमें इस किस्म की घटनाएं मध्य प्रदेश या भोपाल में कम नहीं है, आम है। ये तो उजागर हो गया ड्रग्स की वजह से। ऐसे कई शरीफ मछली के परिवार के कुनबे जो हैं भोपाल में अभी निर्माण कार्य कर रहे होंगे और इस तरह की बिल्डिंग अनाधिकृत रूप से बन रही होंगी, लेकिन ये चूंकि पकड़ में आ गया इसलिए सरकार इस पर पिल पड़ी। हमारा कहना यह है कि प्रशासन में शुद्धिकरण की भी जरूरत है, क्योंकि चर्चा के पहले जब आप नहीं जुड़े थे शोएब, तब ये बात हो रही थी कि ये एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनी, इस बिल्डिंग को बनने में कई बरस लग गए होंगे, क्योंकि अगर वो 25 करोड़ की बिल्डिंग है तो झुग्गी बनती है तो नगर निगम को मालूम चल जाता है, अगर किसी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करता है तो पटवारी और तहसीलदार को मालूम चल जाता है। अगर ये सब हो रहा था तो हमारे जनाब पटवारी साहब, जनाब नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर साहब क्या कर रहे थे? और उसके बाद नगर निगम का अगर ये मसला है तो फिर नगर निगम के इंस्पेक्टर होते हैं, उसमें भी राजस्व महकमा होता है, इंक्रोचमेंट अधिकारी होते हैं और फिर सिटी प्लानर तक होता है, क्योंकि ये सब उनकी मिलीभगत है। जितना गुना शारिक शरीफ का है या मछली का है या उनके भाइयों का है, उससे ज्यादा गुना उस तंत्र का है, उस प्रशासन का है जो इसके लिए जिम्मेदार है। आपने इसमें क्या देखा सुना, हमसे साझा करिए। बिल्कुल, देखिए सिस्टम इसमें पूरा फेलियर है और बिल्कुल देखिए जब बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद जब किसी तरह का कृत्य जो है किया जाता है उसके बाद पूरे मामले उजागर होते हैं और फिर कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे प्यारा मियां पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जिस तरह से उनकी जो अवैध संपत्ति थी उसको जमींदोज किया गया था। इसी तरह से अगर शारिक मछली की बात की जाए तो करोड़ों की संपत्ति किस तरह से जो है शासकीय जो है जमीनों पर बना दी गई और एक घर नहीं एक महल बना दिया गया। करोड़ों की संपत्ति जिस तरह से जो है शासकीय महल पर बन गई। और कहीं ना कहीं देखिए नायब तहसीलदार की बात की जाए, तहसीलदार हो, एसडीएम हो,
पटवारी हों, और कहीं ना पूरा सिस्टम फेलियर नजर आता है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से जो है भ्रष्टाचार काफी नजर आता है, जिस तरह से पैसों के दम पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह के जो अवैध निर्माण है वो बना लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर खानू गांव की बात की तो खानू गांव में जिस तरह से FTL 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बात सरकार करती है, नियम करते हैं, NGT करती है, लेकिन वहां पर देखिए शादी हाल बने हुए हैं और 50 मीटर की दूरी पर ही बने, अभी भी कई निर्माण वहां पर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नजर नहीं जाती है। इस तरह शाहपुरा पे देखिए कार्रवाई की गई थी और भदोरे पे कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कई जगह हैं जहां पर अवैध निर्माण इस तरह के किए गए। लेकिन जब कोई अपराधी होता है, उस पर किस तरह का मामला दर्ज होता है, उसके बाद जो है उसके गुनाहों की लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद मामले जो है उसकी जांच की जाती है, फिर अवैध संपत्ति देखने के बाद जो है कार्रवाइयां की जाती हैं। लेकिन उससे पहले सिस्टम सोया हुआ होता है और ऐसे कई उदाहरण है भोपाल में। और शोएब, सिस्टम तो अभी भी सोया हुआ है। सिर्फ एक ही शरीफ मछली को पकड़ रहे हैं। कई शरीफ मछलियों के मकान अगर अभी प्रशासन अभियान चलाए तो भोपाल और मध्य प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले होंगे जहां इस तरह के निर्माण हुए होंगे और उसमें प्रशासन की मिली भगत होगी। जब तक मैं दूसरी बात भी आपसे पूछूंगा, अगर आपके पास वक्त हो तो बने रहिए हमारे साथ, कि ये जो सारा मामला है ये संपत्ति तो सरकार की है। इस देश की ईंट, गिट्टी, सीमेंट, लोहा इसमें लगा है, मजदूरों का पसीना लगकर ये बिल्डिंग तैयार हुई है। अगर ये अवैध बनी है तो सरकार इसको राजसात करके इस पूरे मामले को, इसमें कोई सरकारी दफ्तर चला सकती थी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, ये सब कर सकते थे। लेकिन तोड़ने से तो देश का नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को, प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि इतने बड़े निर्माण को, जो करोड़ों का है, उसको तोड़ा जाए या उसका सदुपयोग किया जाए। सरकार इसको राजसात कर सकती है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आई हैं शोएब, वो ये कि 100 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने जमींदोज किया है और 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट दुबई में है और सैकड़ों करोड़ की तो ड्रग की स्मगलिंग हुई है, वो अलग बात है। लेकिन फोकस इस पर है कि ये जब पनपते हैं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करके खत्म करता है, जबकि असली गुनहगार वो हैं जिन्होंने उनको पनपने दिया। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी शोएब। बिल्कुल, देखिए जिस तरह संरक्षण जो है सिस्टम के माध्यम से ही ऐसे लोगों को दिया जाता है, और ये एक उदाहरण है, क्योंकि जिस तरह से अधिकृत जो है इस तरह के जो संपत्ति उसको सरकार कर सकती है और उसका उपयोग भी कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। और जो नियम है, जिस तरह अगर अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर सिस्टम की बात की जाए तो नीचे से ऊपर तक जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कई मामलों में राजनीतिक संरक्षण भी जो है इस पूरे मामले में देखने को मिला है। तो राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम सभी का संरक्षण होने के बाद जो है इस तरह के मंसूबे जो है, इस तरह के जो आपराधिक जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है और उसके बाद इस तरह के निर्माण होते हैं। लेकिन बिल्कुल शोएब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दी और इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखी। आपसे जब भी चर्चा होगी फिर हम बात करेंगे। तो शोएब को हमने धन्यवाद कह दिया। इसके साथ जुड़े हमारे साथ रमेश सिंह जी। रमेश जी, ये सारा मामला इतना हल्का नहीं है कि सिर्फ मकान तोड़कर उसको निपटा दिया जाए। इस गुनाह में ऐसे कई लोग शामिल हैं जिनके, जो अधिकारी स्तर के लोग भी ड्रग की स्मगलिंग में या इसमें शामिल होंगे अगर जांच की जाए। क्योंकि सरकार, ये प्रशासन मुख्यमंत्री मोहन यादव की आंखों पर भी पट्टी डाल रहा है कार्रवाई करके, जबकि कार्रवाई एक साथ दो तरह की होनी चाहिए। एक तो अपराध करने वाले पर, एक अपराध में मदद करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर, तंत्र पर। आपकी राय, ये सारा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, दुबई तक में कारोबार है, पाकिस्तान से कनेक्शन होंगे, ISI से कनेक्शन होंगे, क्योंकि जो ड्रग का मामला है वो सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके तार पंजाब से जुड़े होंगे। पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया, मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश बनाने की ये साजिश है। जहाँ तक संपत्ति की बात है, बिहार की सरकार ने एक फैसला किया था, उसमें वो इस तरह के भ्रष्ट या अपराधों में लिप्त जब आरोपियों की संपत्ति को राजसात करती थी तो वहाँ वो तोड़ने के बजाय उस पर सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कॉलेज चालू करती थी। यहाँ भी सरकार विधानसभा में कोई एक तरह का कह सकते हैं कि नियम कानून बनाकर इस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये भविष्य की बात है। सरकार के दिलो दिमाग पर निर्भर है कि वो उस पर कितना काम करती है। आपकी राय, इस मसले को कैसे देखते हैं? राघवन जी, राजसात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार इन संपत्तियों को तोड़ कर अपने हिंदुत्ववादी छवि का फ्रेम करती है।
और आम आदमी में इस एक प्रकार की खुशी पैदा करने की कोशिश करती है। सरकार को इस समझ नहीं है कि ये इनका राजसाज करे तो वो सिर्फ ये दिखाना चाहती है हम हिंदुत्व कितने हिंदुत्ववादी। दूसरी बात, ये जो कार्रवाई हुई है ये प्रशासन की पॉलिसी नहीं है, ये मुख्यमंत्री की अपनी हिंदुत्ववादी छवि को चमकाने के लिए ये एक प्रकार से एक कदम उठाया है। प्रशासन का जहां तक सवाल है तो 100 करोड़ की संपत्ति जब बनी होगी तो ये आंख के अंधे तो थे नहीं। ये एक ये प्रशासन का पूरा सिस्टम इसमें लिप्त था। प्रशासन ने पूरे सिस्टम ने इसमें पूरा सहयोग किया होगा तब जाके ये बनी है, लेकिन आज राजनीतिक कारणों से ये निशाने पे आ गया, टूट गया। ऐसी हजारों संपत्तियां भोपाल में होंगी जो खड़ी है, प्रशासन को पता है, लेकिन जब तक मतलब सरकार की राजनीतिक नीति का उसमें वो फ्रेमीकरण नहीं होगा तब तक वहां कार्रवाई नहीं करे। प्रशासन कुछ करता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक होती है। अब आते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो ये राघवेंद्र जी, ये जो चाहे उत्तर प्रदेश की माफिया हो या मध्य प्रदेश की माफिया, पूरे हिंदुस्तान में जितने इस्लामिक माफिया है इनकी फंडिंग होती है इस्लामिक मुल्कों से। अफगानिस्तान में अफीम का जो कारोबार है वो पूरे जो दुनिया में जो आतंकवाद की फंडिंग में काम आता है। एक समय था जब अमेरिका की तरफ से ये पॉलिसी इस्लामिक कंट्रीज पे, इस्लामिक कंट्रीज एक समय पूरे अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करते थे और अमेरिका की पॉलिसी थी कि इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाना है। जब इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाने की पॉलिसी अमेरिका की तरफ से थी तो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर वगैरह जितने इस्लाम कंट्रीज है इनने जबरदस्त फंडिंग की है। जो आज भारत में आप देखिए, भारत में जो मुसलमान इस तरह के जो मतलब गैंगस्टर्स है या जो अपन उत्तर प्रदेश में देखे मध्य प्रदेश में है, तो इनके पास जो पैसा, अभी वो ठाकुर बाबा आया था उसके पास विदेश से फंडिंग हुई है। तो ये विदेश की जो फंडिंग है ये इस्लामिक अपने उसका जो एजेंडा होता है उसके लिए फंडिंग होती है, फिर इसका ये इस तरह इस्तेमाल करके कमाई करते हैं और उस जो लव जिहाद है, स्त्रियों धर्म परिवर्तन है, स्त्रियों का पुरुषों का धर्म परिवर्तन है, उसमें ये लगाते हैं। इसके बाद अब अगर मान लीजिए रमेश जी, जहां तक धर्म परिवर्तन और सेक्स जिहाद की बात करें उसमें इंदौर के अनवर कादरी जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो भी इस मामले में आरोपी हैं और उनकी पुलिस जो है वो तलाश भी कर रही है। बीच में खबर थी कि उनको पकड़े जाने की खबर थी, लेकिन फिर पता हुआ कि वो पकड़े नहीं गए हैं। तो वो तो बाकायदा उनके वीडियो ऑडियो क्लिपिंग जारी हुए थे कि अगर आप सेक्स जिहाद में किसी हिंदू लड़की को फंसाएंगे, वो ब्राह्मण है तो इतने लाख रुपए, दूसरी कौम की है तो इतने लाख रुपए, ये सब चीज़ें निकल कर आई थी। तो मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप बता रहे थे कि इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाने में अमेरिका ने सऊदी या गल्फ की कंट्री का साथ दिया, उसके चलते वो कंट्री भस्मासुर बनी। कालांतर में वहाँ हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला हुआ, लेकिन वो बहुत फिर दूर तक बात जाएगी। लेकिन नागेंद्र जी, ये जो सारा मामला है, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी बात हुई है, इंदौर में अनवर कादरी जो सेक्स जिहाद के लिए जो आरोपी है, जो पैसे बांटता था कि लड़कों को पैसे देता था और उन्होंने कबूल किया कि अनवर कादरी हमको पैसे दिया करता था, उसकी फरारी भी है। ये जो सारा मामला बहुत संगीन है, अकेले भोपाल का सिर्फ एक मछली परिवार का नहीं है। हम मगरमच्छों की बात कर रहे हैं जो इनको प्रश्रय देते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। डॉक्टर मोहन यादव को, चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को, आपकी राय, दिल्ली में इस तरह की क्या चीजें होती हैं? ये सिर्फ भोपाल या मध्य प्रदेश या दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला नहीं, कमोबेश पूरे देश की स्थिति, ज्यादातर राज्यों की स्थिति ऐसी है। देखिए, गणित का एक फॉर्मूला 1+1=2। गणित के इसी फॉर्मूले को हम यहाँ आजमा के देखेंगे तो आप देखिए, गुंडा कहिए उन्हें, भूमाफिया कहिए उन्हें, ड्रग डीलर कहिए, प्लस भ्रष्ट अफसरशाही मिलके जो नतीजा निकलता है उसमें एक ट्रायंगल बन जाता है कि अगर उसमें भ्रष्ट राजनीतिज्ञ भी मिल जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, कि चारागाह, तालाब, छोटे बांध, सरकारी भूमियां जिनमें वन विभाग भी है, रेल विभाग भी है, अन्य भूमियों पे अवैध कब्जे, मकान, झुग्गियां बनाई जाती हैं, फिर उनमें सीवर लाइन भी डल जाती है, उनको बिजली कनेक्शन भी मिल जाता है, उसको पानी भी मिल जाता है, और एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां कहिए आप, अलग अलग उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, उसमें होटल तक बन जाते हैं, उसमें बाजार बन जाते हैं उसमें। तो ये सारा का सारा एक जोड़ है जिससे
सरकारी जमीनों का इस्तेमाल होता है और उनसे करोड़ों और अरबों रुपए की कमाई ये अवैध माफिया करते हैं और उस पैसे का फिर दुरुपयोग। आज जैसा कि मेरे से पूर्व वाले पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि अपने अलग अलग कारणों से, और वो सब कारण होते हैं जो इस्तेमाल होता है वो देश के खिलाफ इस्तेमाल होता है, समाज के खिलाफ और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, आईएसआई के एजेंट भी है, पाकिस्तानी भी है जो दिल्ली को घेरे हुए हैं। इस पर बहुत चिंता जताई थी बीजेपी ने और सरकार और पुलिस सबने, लेकिन वहां भी कार्रवाई अभी ठंडे बस्ते में है। चिंता की बात यह कि अकेली ये घटना भोपाल की नहीं है, अगर नज़र दौड़ाएंगे तो पूरा देश, आपने कहा कि वो भी इसमें लिप्त है। और सबसे खास बात है कि पुलिस और प्रशासन की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता। अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो बड़े पैमाने पर प्रशासन में ऐसे तत्वों की घुसपैठ है, पकड़ है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे अगर आप तलाश करेंगे तो सैकड़ों शरीफ मछली मिल जाएंगे आपको जो भोपाल में है, लेकिन सबको प्रशासन की मदद है और पॉलिटिकल मदद भी है। समय की कमी है, अगले दौर की बातचीत में एक मिनट में सारे साथी बातचीत खत्म करेंगे तो मेरे ख्याल से बातचीत ठीक से हो पाएगी। परमार जी, आप बात पूरी करें अपनी, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तो राघवेंद्र जी, स्थिति यही है कि इसमें सरकार को सख्त होना पड़ेगा। मुझे एक याद आता है कि हिमाचल हाईकोर्ट का डिसीजन था, मतलब अभी अवैध निर्माण को लेकर उसने जो तल्ख टिप्पणी करी है कि भाई पटवारी है, नायब तहसीलदार है, कलेक्टर है, ये सब मंथली रिपोर्ट दें कि हमारे यहाँ ये लिखित में दे कि हमारे यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा, किसी अवैध जमीन, सरकारी या गैर सरकारी जमीन पे, सार्वजनिक जमीन पे कब्जा नहीं हो रहा, तो ये रुक सकती है, वरना ये तो बाढ़ खेत को यूं ही खाई जाएगी और यही चीजें सामने आती रहेंगी हमारी। बिल्कुल, लेकिन अदालतें कब तक निर्देश जारी करेंगी और कब तक पालन कराएंगी, ये काम तो प्रशासन का है। अदालतों को तो मजबूरी में इंटरव्यू करना पड़ता है। राठी जी, बिल्कुल, आपने जो कहा कि अभी अब 2-3 दिन 4 दिन पहले एक और भोपाल में घटना घटी जिसमें एक अवैध कॉलोनी में ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग पकड़ा गई थी और उसमें बिजली कनेक्शन सब इंजीनियर द्वारा दिया गया जी। तो वो अदालत का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2 बार आदेश आ चुका है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, बिना लैंड यूज को देखे कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं देंगे, सीवेज कनेक्शन नहीं देंगे। लेकिन अदालतों के निर्देश को बिल्कुल एक तरफा वो करते हुए ये अधिकारी काम करते हैं। दूसरा, बस एक छोटी सी बात की जो आपने कही, जब जो भवन दिख रहा है वीडियो में, इतना बड़ा भवन था, मुझे लगता है सरकार इसको अपने पोजीशन में लेके कुछ शासकीय उसमें उपयोगिता उसकी करती तो एक मॉडल खड़ा होता पूरे प्रदेश में कि अगर हमने भवन बना भी लिया तो वो शासन का हो जाएगा। भाई आज जमीन खाली हो गई, अब उसकी सुरक्षा पे सरकार को खर्च करना पड़ेगा। नहीं, मेरा इसमें एक आपकी बात में एक चीज़ जोड़ रहा हूँ। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इसमें रेत, गिट्टी, सीमेंट और श्रम भारत का लगा है और उससे ये बिल्डिंग खड़ी की है। तो आप इसको अपने कब्जे में लीजिए, इसके मालिकाना हक करिए और फिर इसका शासकीय इस्तेमाल करें। तोड़ने से तो देश का नुकसान हुआ है। मेरा कहना है जैसे वो खड़ी रहती और जब वो अगला जिसने बनाया उसको दिखता जीवन में तो वो उसको जरूर मतलब वो एक कहना चाहिए कि छाती पे पत्थर होता है कि देखो यार तुमने बनाया, लेकिन शासन की जमीन पे बनाया तो शासन की संपत्ति। उनके तो दिल बड़े मजबूत होते हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने संपत्ति का अर्जन ही गलत तरीके से किया है। एक कहावत है नागेंद्र जी, मैं अंत में आऊँगा रमेश जी के पास, कि गलत तरीके से अगर कोई धन कमाता है तो ऐसे व्यक्ति की आप प्रशंसा मत करिए, क्योंकि अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन प्रशंसा के योग्य नहीं है। अब यहाँ तो ड्रग्स से पैसे कमाओ, करप्शन से कमाओ, अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन ये उचित नहीं है और ये सब उसी के परिणाम है। आपकी छोटी सी टिप्पणी नागेंद्र जी। जी, समाज का ये बदलता रूप है, ये बहुत घातक भी है कि सिर्फ हम पैसे को ही सब कुछ मान बैठे, चाहे वो उसके अनैतिक तरीके से आए चाहे अवैध तरीके से आए। होना यही चाहिए कि सबसे पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन हर हालत में करना चाहिए जी। भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में नहीं सहना चाहिए। बाद में फिर ये जिम्मेवारियां राजनेताओं की या कोर्ट्स की या न्यायालयों की आती है। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, मुझे लगता है कि इस घटना से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस कार्रवाई में हम आगे देखें, ये कार्रवाई बढ़ती है इस तरह के आरोपियों पर, तो हम मानेंगे कि यूपी में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हुई थी, उस रास्ते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो अपराधियों में डर पैदा होगा और जनता के बीच में, प्रशासन और सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा। ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। आपकी इस पर टिप्पणी। राघवन जी, अभी संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ है जिसमें सजा होने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा।
तो ये जब सरकार ये इस तरह का संशोधन ला सकती है तो सरकार एक ऐसा कानून भी बना सकती है कि अगर कोई भी अतिक्रमण होता है और वो कंप्लीट हो जाता है तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए उसमें प्रशासन की भागीदारी है और प्रशासन ने पैसे लेके उसमें हो सकता है वो मंत्रियों तक पहुंचाया हो। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके उस कर्मचारी वर्ग को सजा, बर्खास्त और सजा, ये अगर ये कानून बन जाए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि रात दिन में ये पूरे काम कर लेंगे। और सरकार ये करना नहीं चाहती। क्योंकि इसमें सांसद, विधायक और मंत्री सब लिप्त रहते। कहने की बातें हैं ये अतिक्रमण मतलब सरकार ने तोड़ा है, इसको तोड़ा है राजनीतिक कारणों से और इसके एवज में हजारों बन रहे हैं, वो भी राजनीतिक कारणों, राजनीतिक संरक्षण में बन रहे हैं। मैं पूरे पैनल की एक एक वाक्य में राय लेता हूँ। राठी जी, क्या अधिकारी कर्मचारियों पर भी मुकदमे बनने चाहिए इस तरह की घटनाओं पर, हाँ या ना में? बिल्कुल बनना चाहिए। नागेंद्र जी, क्या इस तरह की घटनाएं जब उजागर होती है तो अधिकारियों पर भी मुकदमे बनने चाहिए आपराधिक, आपकी राय? बिल्कुल 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 100% कह सकते हैं कि सरकार ने कार्रवाई की है। डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बधाई, धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि वो ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन जब तक इसमें अधिकारी कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होंगे, तब तक ये कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे की तरह होगी, ऐसा हम मानते हैं। आज की चर्चा में शामिल तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। राठी जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।